Hey dear students, welcome back to part 2 of our chapter 7 that is national income। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 में हमने देखा था नेशनल इनकम का मतलब होता है द टोटल इनकम ऑफ एन एंटायर इकोनॉमी। एक पूरे इकोनॉमी की जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम होती है। अब उसके अंदर आपके इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्लूड होती है, क्योंकि बाहर से भले इनकम आई है लेकिन नेशन को इनकम आई है, राइट। तो उस नेशन को जो इनकम मिली है तो नेशनल इनकम के अंदर वो क्या होगा, इंक्लूड होगा। इसी के साथ साथ हमने देखा था टू सेक्टर इकोनॉमी को किस तरीके से हमने देखा था, प्रोडक्ट फ्लो होता है और मनी फ्लो होता है। प्रोडक्ट फ्लो में जहाँ पर हाउस होल्ड फर्म्स जो होती है वो क्या करती, हाउस होल्ड जो होती है वो क्या करती है, फर्म्स के साथ डील करती है, उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देती है और बदले में क्या करता है फर्म्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर प्राइसिंग जो है वो उनको देता है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो वो प्रोडक्ट फ्लो हो जाता है, और जब पैसे हम दे रहे होते हैं तो वो हमारा मनी फ्लो हो जाता है। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में दिया गया है। क्यों? क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फॉर्म में इसलिए क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग, राइट। वो हमेशा चलते ही रहने वाली है, ख़त्म नहीं होने वाली। तो ये हमारे गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो भी हमेशा क्या होगा, चलता ही रहेगा। तो ये हमने हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी के मॉडल में देखा था। इसी के साथ साथ बच्चों हमने देखा था जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। बेसिकली जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि जितने भी हमने प्रोड्यूस किए हैं टेरिटरी के अंदर यानी बाउंड्रीज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे अपने जीडीपी में, जिसका फॉर्मूला था C+I+G+X-M। तो C क्या है हमारा, प्राइवेट कंजम्पशन, आई बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, जी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, और X-M इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है जो विद इन द टेरिटरी। फॉर एग्जांपल एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर आपने ट्रेड किया है, गुजरात से महाराष्ट्र के अंदर अगर ट्रेड हुआ है तो वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है वो उसके अंदर क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा जीडीपी होता है क्योंकि विद इन द नेशनल बाउंड्रीज जो है वो कैलकुलेट होता है। सिमिलरली हमने एनडीपी देखा है, एनएनपी देखा है, जीएनपी भी देखा है। तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो होगा हमारा हाउ टू कैलकुलेट योर नेशनल इनकम। कौन से अलग अलग मेथड्स जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। कई जगहों पर हम सीधा फाइनल गुड्स के प्राइस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, कई जगहों पर हम हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस को भी इंक्लूड करते हैं ताकि डबल काउंटिंग को हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो डिटेल में जानने के लिए आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो देर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग योर नेशनल इनकम। सबसे पहला है आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड आता है हमारा इनकम मेथड और थर्ड आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, आउटपुट मेथड जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है, इसको प्रोडक्शन साइड से देखा जाता है। जो इनकम मेथड होता है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड से देखा जाता है। आउटपुट जो है, हमने आउटपुट जनरेट किया है तो प्रोडक्शन साइड हो गया, इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड हो जाता है। और लास्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जिसको आउटले मेथड भी बुलाया जाता है। आउटले का मतलब ही होता है एक्सपेंडिचर। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले वाले मेथड से जो कि हमारा आउटपुट मेथड है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड। इन्वेंट्री का मतलब होता है बेसिकली जो हम स्टॉक्स अपने पास रखते हैं, तो वो हमारा आउटपुट मेथड होता है। Now, this method approaches national income from the output side, यानी कि प्रोडक्शन साइड से इसको कैलकुलेट किया जाता है। According to this method, the economy is divided into different sectors। अब इकोनॉमी को क्या किया गया है, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। कैसे? सच एज एग्रीकल्चर, क्योंकि मैंने आपको बोला ये प्रोडक्शन साइड होता है। कौन सा साइड होता है? प्रोडक्शन साइड होता है, इसीलिए जहाँ पर प्रोडक्शन होता है हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। देखो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता है, यस। माइनिंग में होता है, यस। मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेस, यस। कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। अब हम सिर्फ गुड्स को नहीं लेते ना, हम सर्विसेज को भी लेते हैं, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होते हैं उसको इंक्लूड कर दिया। कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज दोनों ही जो प्रोडक्शन साइड से होती है उसको हम आउटपुट मेथड में इंक्लूड करते हैं। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड ईदर बाय वैल्यूइंग ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या फॉलो करता है, या तो फिर हमको क्या करना है, वैल्यू किसका करना है, वैल्यू निकालना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर एट द मार्केट प्राइस, यानी कि उसके मार्केट प्राइस पर हमको उसको क्या करना है, निकालना है। और बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यूज एट ईच हायर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो आउटपुट मेथड में दोनों ही चीज़ होती है, या तो आप डायरेक्टली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जोड़ लो, या तो आप दूसरे मेथड में इंटरमीडिएट जो लेवल है उसको भी इंक्लूड कर लो और उन सबको बाद में क्या कर लो, उन सबको ऐड कर दो अंटिल दीज प्रोडक्ट्स आर टर्न्ड इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। तो जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाए तो हर एक स्टेज पर उसको क्या करो, कैलकुलेट करो। या तो सीधा सीधा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को इंक्लूड करो, या तो इंटरमीडिएट को इंक्लूड करके एडअप कर दो, टोटल कर दो, जो फाइनल प्राइस आएगा उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपने आउटपुट मेथड के अंदर।
While using this method, utmost care must be taken to avoid multiple or double counting. To avoid double counting, this method suggests two alternative approaches for the measurement of GNP. अब GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट अगर आपको करना है, जिसका फॉर्मूला है GDP माइनस डेप्रिसिएशन. ओके, GDP माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो हमको देता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी GNP जो है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, रिसीट माइनस पेमेंट भी इंक्लूड करना होता है. ओके, तो GNP को कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो आपको डबल काउंटिंग जो है वो अवॉइड करनी पड़ेगी, या मल्टीपल काउंटिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा. फाइनल गुड्स अप्रोच, द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, यानी कि इसको या तो फाइनल गुड्स अप्रोच भी बुलाया जाता है या फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच भी बोला जाता है. देखो अब नाम ही आपको बता रहा है कि इस मेथड में अगर आप चलोगे तो आपको सीधा सीधा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को क्या करना है, इंक्लूड करना है. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन. फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी हो. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर इंक्लूडेड एंड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शंस आर इग्नोर्ड. यानी यहाँ पर हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेंगे. याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने एक शर्ट का एग्जाम्पल दिया था. शर्ट को जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कॉटन यान वो किस तरीके से बनकर आया, यानी कि ये पूरा रॉ मटेरियल वाला स्टेज हम एक्सक्लूड करते हैं, इग्नोर करते हैं. हम किसको लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अमाउंट को इंक्लूड करते हैं. Intermediate goods are involved in the process of producing final goods, that is the final flow of output purchased by consumers. तो जो सीधा सीधा फाइनल गुड्स को खरीद कर लेकर आया है और उसका जो प्राइस पे किया है वही हमको क्या करना है, नेचुरल इनकम में इंक्लूड करना है. Hence the value of final output includes the value of intermediate products. इसीलिए बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट जो है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल आउटपुट ऑलरेडी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है. देखो अभी अगर मैंने एक शर्ट को बनाया है तो और मैंने इसका जो भी प्राइस कोट किया है, फॉर एग्जांपल 500 अगर मैंने इसका प्राइस कोट किया है तो 500 के अंदर ऑलरेडी मेरे रॉ मटेरियल के चार्जेस जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे, मैन्युफैक्चर करने का जो खर्चा है वो इंक्लूड हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट जो है वो एक परसेंटेज में ऐड कर दूंगी, उसके बाद मैं इसको बेचूंगी. राइट, तो ऑलरेडी जब सब कुछ इंक्लूड है तो अलग से क्यों मैं उसका चार्जेस जो है वो अप्लाई करूँ. इसीलिए डबल काउंटिंग ना हो, इसीलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो है वो हम इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ ब्रेड. अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम एक ब्रेड खरीदने जाते हैं तो ब्रेड के अंदर ऑलरेडी जो व्हीट है उसका चार्ज इंक्लूड होता है, मेकिंग ऑफ फ्लर उसका चार्जेस इंक्लूड होता है, गेहूं का चार्ज इंक्लूड है, गेहूं के साथ साथ गेहूं का आटा जो आपने बनाया तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, उसका भी चार्ज इंक्लूड हो जाता है. व्हीट एंड फ्लर आर बोथ इंटरमीडिएट गुड्स. तो व्हीट और फ्लर दोनों क्या हो गए यहाँ पर, इंटरमीडिएट गुड्स है, रॉ मटेरियल्स में आ जाते हैं. द वैल्यूज आर पेड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन के टाइम पे ऑलरेडी इनकी वैल्यू जो है वो पे हो चुकी है, तो ज़रूरत नहीं है आप इनको वापस से इंक्लूड करें. इन द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड, द वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड. तो जब ब्रेड बन गया तो उसके इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस ऑलरेडी व्हीट एंड फ्लोर के ऐड होकर आ चुके हैं. Thus, a separate accounting of the values of intermediate goods along with the accounting of the value of final product would mean double counting. तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम अलग अलग से अकाउंटिंग नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड करते हैं. टू अवॉइड दिस द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी कंप्यूटेड, यानी कि कैलकुलेटेड. क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस. नेक्स्ट वी हैव इज वैल्यू एडेड अप्रोच या फिर द वैल्यू एडेड मेथड, जो कि हमारा डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट के प्रोसेस को हम क्या करते हैं, हर एक स्टेज के अमाउंट को इंक्लूड करते हैं. In order to avoid double counting, value added approach is used. According to this approach, value added at each stage of the production process is included. तो production process के जितने भी stage है हम उसको क्या करते हैं यहाँ पर include करते हैं. The difference between the value of final outputs and inputs at each stage of production is called value added. तो जो difference आता है final output और input का, यानी कि हर एक स्टेज पे जो भी हमने ऐड किया उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इसको वैल्यू एडेड मेथड जो है वो बुलाया गया है. Thus GNP is obtained as the sum total of values added by all different. GNP कैसे obtain करते हैं, sum total of the values added by all the different stages of production process till the final output is reached in the hands of the consumers to meet the final demand. यानी गुड्स शुरू होने से पहले, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके जब फाइनल गुड्स तक बना है, जितने भी स्टेज गए हैं उन सबको हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है, टू मीट द फाइनल डिमांड. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल. अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर हमको समझाया गया है कैसे हम वैल्यू एडेड अप्रोच के थ्रू हमारा कैलकुलेशन करते हैं GNP के लिए. ओके, प्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉटन आएगा,
यान बनाया हमने उसको, यान से हमने उसको क्लोथ बनाया, क्लोथ के बाद हमने उसको फाइनल शर्ट बनाया, ठीक है। तो 4 प्रोसेस इंक्लूड है इसके अंदर। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पर है कॉटन की वो 150 है, ठीक है। उसके बाद जब हमने उसको यान बनाया तो वो 250 हो गया, जब हमने उसको क्लोथ बनाया 400 हो गया, अब क्लोथ के बाद हमने उसको शर्ट बनाया तो 500 हो गया, राइट। अब वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है, जब कॉटन है वहाँ पर हमारा इनपुट 0 है, कॉटन तो हमने ऑलरेडी उसको कहीं से खुद से तो बनाया है नहीं उसको, राइट। तो वहाँ पर हमारा कुछ खर्चा नहीं आया इनपुट के लिए, कॉटन बन गया। अब जब वो इनपुट में आया 150 हुआ, क्या हो गया, जब यान बना तो वो क्या हो गया 150 हो गया। क्लॉथ है तो हमारा वैल्यू ऑफ इनपुट 250 है यहाँ पर। अब शर्ट जब वो बना तो हमारा यहाँ पर इनपुट कितना है 400 है। तो अब वैल्यू एडेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, वैल्यू एडेड आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दो, आउटपुट कितना है 150 माइनस 0 इज 150, 250 माइनस 150 100 का डिफरेंस आता है, 400 माइनस 250 150 का डिफरेंस आता है, 500 माइनस 400 तो ये 100 का डिफरेंस आता है। तो सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होता है 500 आ जाता है वैल्यू एडेड मेथड से। अगर हम इसको सीधे सीधे हमारे पहले वाले मेथड से चले, फाइनल गुड्स अप्रोच से चले, तो सीधा 500 प्राइस जो है ना हम उसको वही इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ये सारे इंटरमीडिएट के प्राइस जो है वो इंक्लूड होते हैं। अभी वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट किया है, आउटपुट में से इनपुट को माइनस किया है हमने। सम टोटल एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस मेक जीएनपी। तो अलग अलग स्टेज पे जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा जीएनपी आता है। इन दी अबाउट टेबल द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड और शर्ट इज ₹500, यानी फाइनल वैल्यू क्या है उसकी 500 है। सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो 500। तो सम टोटल जो वैल्यू एडेड है वो भी 500 है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है हमारा वो भी 500 ही आया है। Thus the total value is equal to the value of the final goods। तो टोटल वैल्यू भी अगर हम मिला दें, देखो इन सबको भी अगर हमने प्लस किया तो कुछ अलग अमाउंट नहीं आया, 500 आया, और आउटपुट के हिसाब से अगर हम चले फाइनल के तो भी हमारा 500 ही आ रहा है, कोई डिफरेंस हमारा इसमें नहीं आ रहा है। दैट मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग इट करेक्टली। तो डबल काउंटिंग मेथड कब आएगा, जब आप 500 भी ले रहे हो, जब आप ये 500 भी ले रहे हो, तो आप 1000 कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसा डबल काउंटिंग आएगा। उतना हमारे पास तो इनकम आया नहीं, फिर हमको क्या बताएगा 500 का डिफरेंस बताएगा कि इतना तो हमारे पास इनकम जनरेट होकर नहीं आया है। तो इसीलिए डबल काउंटिंग या मल्टीपल काउंटिंग को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। Now there are certain precautions that you need to take when you are estimating your national income। national income को estimate यानी calculate करने के टाइम पे आपको कुछ precautions लेने होते हैं। पहला है to avoid double counting, only the value of final goods and services must be taken into account। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करना हो तो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को इंक्लूड कर दो। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है गुड्स जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर फार्मर ने यूज़ किया भी है तो उसको एक एस्टिमेट वैल्यू लगाकर क्या करना है, उसको तुमको इंक्लूड करना है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी लिया है उसको, तो भी आपको एक गैस वर्क पे उसकी एक अमाउंट जो है वो फिक्स करनी है और उसको क्या करना है, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइसेस आर टू बी डिडक्टेड, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो ऐड किया गया है मार्केट प्राइस में उसको क्या करना है, उसको हमको डिडक्ट करना है। जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है ना, वो कोई इनकम तो है नहीं, तो आपको टैक्स उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। एंड सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट टू सर्टन प्रोडक्ट्स शुड बी एडेड फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप डिडक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट से मिलती है उसको ऐड करेंगे, ताकि आपको एक्यूरेट नेशनल इनकम का कैलकुलेशन मिले। Then it says while evaluating output, changes in the price level between different years must be taken into account। अच्छा, जब आप ये आउटपुट मेथड के थ्रू जा रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो नेशनल इनकम को, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, वो है कि आपका जो प्राइस लेवल में चेंजेस आया है, से फॉर एग्जांपल अगर 2021 में अगर आपका प्राइस 500 था, 2023 में अगर आपका प्राइस जो है वो 600 या 700 हो गया, तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, ये भी आपको इंक्लूड करना है, वरना आप प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे नेशनल इनकम का। अलग अलग साल में अलग अलग प्राइस रहे हैं, तो वो भी आप कंसिडर करेंगे। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स शुड बी डिडक्टेड। एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए हैं तो उससे इनकम आती है, तो वो आपको ऐड करना है। इम्पोर्ट जो है उसको हम क्या करते हैं, पेमेंट्स होता है, तो उसको हम डिडक्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स शुड बी डिडक्टेड। कैपिटल एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपको क्या करने हैं, डिडक्ट करने हैं, माइनस करने हैं।
सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। ओके, अब क्योंकि करंट प्रोडक्शन में सेकेंड हैंड गुड्स तो बने अभी नहीं है, पहले बने थे, तो ऑलरेडी एक बार उसकी नेशनल इनकम में वो काउंट हो चुके हैं। अब दोबारा क्योंकि वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है या गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जो है वो सेकेंड हैंड है, तो आप उसको करंट ईयर के प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए उनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। So it says output method is widely used in underdeveloped countries. तो output method जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है? underdeveloped countries में। However, it is less reliable because of the margin of error. लेकिन इसके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हो क्योंकि चांसेस है मार्जिन ऑफ एरर में। कहाँ पर? जहाँ पर हम ये जो दो मेथड हमने देखे फाइनल गुड्स के और वैल्यू एडेड के, तो अगर आपने दोनों ही मेथड ले लिया या कन्फ्यूजन हो गया तो उसमें डबल काउंटिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है वही ज़्यादातर क्या करती है, इसको यूज़ करती है कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम। In India, this method is applied to agriculture, mining and manufacturers, including handicrafts. अब इंडिया डेवलपिंग स्टेज पर है, तो इंडिया में ये जो हमारा तरीका है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम, वो हम कौन से सेक्टर्स में यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट वर्क होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ये आउटपुट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए। बट इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स इन इंडिया। लेकिन अगर आप सर्विसेज में देखें तो सर्विसेज में हम इस मेथड को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो ये था हमारा आउटपुट मेथड जो कि प्रोडक्शन साइड से था। दूसरा मेथड जो है हमारा वो है इनकम मेथड जो कि डिस्ट्रीब्यूशन साइड से होता है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। दिस मेथड एस्टिमेट्स नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करता है, जिसको फैक्टर कॉस्ट मेथड, इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बुलाया जाता है। According to this method, the income payments received by all citizens of a country in a particular year are added up, that is incomes that accrue to all factors of production by way of rent, wages, interest and profit. अब जितने भी कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको जो भी रिसीट आई है, जितना भी उन्होंने पेमेंट रिसीव किया है एक पूरे साल में, उसको हम क्या करते हैं, एडअप करते हैं, जिससे कि हमको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो भी इनकम मिली यानी फैक्टर प्राइसिंग मिली है उन सबको हम एडअप करेंगे and they are all added together, but income received in the form of transfer payments are ignored. Okay, जो transfer payment के through हमको income मिलती है उसको हम ignore करते हैं। The data pertaining to income are obtained from different sources. अब जो डेटा मिलता है वो अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। फॉर इंस्टेंस इनकम टैक्स रिटर्न जो हम फाइल करते हैं वहाँ से हमको डेटा मिल जाता है, रिपोर्ट से, बुक्स ऑफ अकाउंट से, एज वेल एज एस्टिमेट्स ऑफ स्मॉल इनकम, जो छोटी मोटी इनकम भी आती है तो उसके एस्टिमेशन लगाकर हम क्या करते हैं, अपने इस तरीके से इनकम मेथड को कैलकुलेट करते हुए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। नाउ GNP can be treated as a sum of factor incomes earned as a result of undertaking economic activity on the part of resource owners and reflected in the production of total output of goods and services during any given period of time. अब ये जो GNP है इसके अंदर हम क्या करते हैं, can be treated as sum of factor incomes. Factor income क्या है हमारा? Factor income है rent, wages, capital interest and profit. तो दे आर बीन इंक्लूडेड एंड अर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जीएनपी में इसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी? याद करो हमारा टू सेक्टर जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, उसको याद करो। हमने क्या किया था, हाउस होल्ड से किस तरफ जा रहा है, फर्म की तरफ जा रहा है, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म से क्या आ रहा है, फैक्टर प्राइसिंग आ रहा है। अब क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है तभी तो ये फैक्टर प्राइसिंग हमको मिल रहे हैं, इसीलिए दे आर अर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्स ओनर्स। जो रिसोर्स ओनर है, जैसे कि लैंड मैं ओन करती हूँ तो मैंने किसी बिजनेस को लीज पर दे दिया है, राइट। कैपिटल मैंने इन्वेस्ट कर दिया है किसी के बिजनेस में, तो ये मैं रिसोर्स ओनर हूँ जो मैंने किसी को दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एनी गिवन टाइम पीरियड। तो ये जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसके अंदर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो जब इनकी ज़रूरत होती है हमने उनको दिया है वी आर द रिसोर्स ओनर्स, इसीलिए वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी में इंक्लूड किए जाते हैं। Thus GNP according to income method is calculated as follows. अब GNP को इनकम मेथड के हिसाब से हम देखें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम करेंगे नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसके साथ साथ हमने क्या ले लिया है, मिक्स्ड इनकम लिया है, नेट एक्सपोर्ट लिया है। एक्सपोर्ट अगर हमने किया है तो हमको कुछ
पेमेंट मिला होगा उससे, नेट रिसीव्स फ्रॉम अब्रॉड, अगर किसी तरीके का अब्रॉड से कोई इनकम रिसीव हुआ है वो भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, R प्लस W प्लस I प्लस P प्लस MI, दैट इज योर मिक्स्ड इनकम, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट प्लस रिसीट माइनस पेमेंट। तो ये सबको आप क्या करेंगे, इन सबको आप जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म दिया है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम में जैसे कि उन लोगों की इनकम ली जा सकती है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी इनकम क्या की जा सकती है, उनकी इनकम जो है वो इंक्लूड की जाती है, उसे हम बुलाते हैं मिक्स्ड इनकम। ओके अब नेक्स्ट है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं इन मिक्स्ड इनकम को, तो उसके लिए हमको चाहिए कि हम कुछ प्रिकॉशंस ले लें। प्रिकॉशंस वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टाइम पे हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं अगर हम इनकम मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो। सबसे पहला है ट्रांसफ़र इनकम्स और ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब ट्रांसफ़र इनकम आती है या ट्रांसफ़र पेमेंट आती है, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप्स मिली है, पेमेंट हो गया किसी के लिए वो इनकम हो गया। स्कॉलरशिप मिली है, गिफ्ट्स मिला है, डोनेशन मिला है, चैरिटी मिला है, एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आपको अलाउंस मिल रहा है कि चलो हर महीने का आपको 2-2 हज़ार रुपया दे दिया जाएगा, 5,000 रुपया दे दिया जाएगा। तो ये आप अनएम्प्लॉयड हो इसलिए आपको मिल रहा है, लेकिन ये आपकी किसी तरीके की इनकम नहीं है क्योंकि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है। तो ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट जैसी चीज़ों को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है इनकम मेथड में। All unpaid services like services of a housewife, teacher teaching his or her child should be ignored. हाँ, if a teacher is teaching in a school or college इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन अगर अपने ही बच्चे को पढ़ा रही है तो कोई इनकम उसको नहीं मिल रही है उससे, तो वो इग्नोर करना है ऐसे अनपेड सर्विसेज को। हाउसवाइफ की सर्विसेज अगेन अनपेड करना है बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग देयर हाउस होल्ड वर्क, तो इससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। हाँ, अगर आप हाउस होल्ड में अगर आप जाकर किसी के घर पे काम कर रहे हो, एज अ हाउस हेल्पर अगर आप काम करते हैं किसी के घर पे जाकर और उससे आपको इनकम मिलती है, तब वो इंक्लूड हो सकता है इनकम मेथड में। अदरवाइज अनपेड सर्विसेज जिसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इनकम मेथड में। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स लाइक कार, हाउस शुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि जब इनका प्रोडक्शन हो चुका था पिछले साल तभी ऑलरेडी इसकी जो इनकम आई थी वो हमने कैलकुलेट कर ली थी पिछले साल, इसलिए वो सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है, तो अभी वो इंक्लूड नहीं होगा। Income from sale of shares and bonds should be ignored as they do not add anything to the real national income. अब शेयर से और बॉन्ड से जो है ना वो किसी तरीके का कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हो रही जिससे कि नेशन को कुछ फ़ायदा हो सके, तो इसीलिए इस इनकम को हम क्या करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। Revenue received by the government through direct taxes should be ignored as it is only a transfer of income. अब गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रिसीव किया है डायरेक्ट टैक्सेस से, टैक्सेस एप्लीकेबल कर दिया जिससे कि उनको इनकम आ गई है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र इनकम है इसलिए उसको इंक्लूड जो है हम नहीं करने वाले हैं। Then it says undistributed profits of companies, यानी कि income from government property, profits from public enterprises such as water supply should be included. अब undistributed profit, कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट दिया नहीं है, प्रॉफिट देना है तो वो इंक्लूड होगा। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो इनकम आती है अपनी प्रॉपर्टीज से, प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट सेक्टर से जो इनकम आती है, वाटर सप्लाई, फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई, हम अगर लोगों को पानी दे रहे हैं बदले में लोगों को हर मंथ पानी का बिल देना होता है, राइट, तो हम क्या करेंगे, इन सारी ही चीज़ों से जो इनकम आ रही है उसको अपने जीएनपी में इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। Now imputed value of production kept for self consumption and imputed rent of owner occupied houses should be included. इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है, जैसे हमने देखा था फार्मर ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ अगर निकाल दिया तो उसकी एक एस्टिमेट वैल्यू करना है गेस वर्क पे, तो इम्प्यूटेड वैल्यू क्या है, एक अज्यूम्ड वैल्यू होती है, ये गेस वर्क करना है हमको कि इससे इतनी इनकम तो इससे जनरेट होती होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। Imputed value of production kept for self consumption and imputed rent of owner occupied houses should be included. जैसे मेरा घर है, मैंने किसी को रेंट पर दे दिया तो मुझे उससे इनकम आ रही है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। In India, the NIC, that is the National Income Committee of the CSO, uses the income method for adding up the income arising from trade, transport, professional and liberal arts, public administration and domestic services. तो बेसिकली यहाँ पर बोला है NIC को जो रिप्लेस किया है CSO ने, तो वो क्या करती है, इनकम मेथड का यूज़ करती है, एडिंग अप द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रेड। इनकम मेथड का यूज़ कहाँ कहाँ करती है,
ट्रेड के लिए करती है, ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रोफेशनल और लिबरल आर्ट्स के लिए करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज जो होती है, यानी इन सब के जब कैलकुलेशन होता है नेशनल इनकम का तो इनकम मेथड के थ्रू ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। Now the last method that we have for today is your expenditure method, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मेथड को आउटले मेथड भी बुलाया जाता है, जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। Now this method of measuring national income is also known as outlay method. As I said, according to this method, the total expenditure incurred by the society in a particular year is added together. यानी कि एक्सपेंडिचर यानी यहाँ पर बात होती है खर्चे की, तो सोसाइटी ने एक पूरे साल में कितना एक्सपेंसेस इनकर किया है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इनकम कैन बी स्पेंट आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स और ऑन कैपिटल गुड्स। आपने कंज्यूमर गुड्स खरीदे या कैपिटल गुड्स खरीदे तो भी आप क्या करेंगे, आप उसको जो है वो इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। Thus we can get national income by summing up all consumption expenditure and investment expenditure made by all individuals, firms as well as government of a country during a year. अभी ये सब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है किसी बिजनेस ने अपना जो है एक्सपेंसेस टैक्स से बचने के लिए कम बताया होगा, लेकिन जब कंज्यूमर की तरफ से हम देखते हैं तो कंज्यूमर ने या सोसाइटी ने क्या किया है, जितना भी खर्चा किया है कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स पे, उसको क्या किया है, आपको एडअप करके समअप करके बताया है, जिससे क्या होता है, यू गेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जितना भी कंजम्पशन के ऊपर आपने एक्सपेंस किया है, जितना भी इन्वेस्ट करके रखा है, ये सारे ही खर्चे आप क्या करते हैं, इंक्लूड करके बताते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आसानी होती है। तो ये सारा का सारा खर्चा इट इज गिवन ड्यूरिंग अ ईयर, यानी एक साल का नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हर साल इस तरीके से क्या होता है, हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। इसीलिए आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं कंज्यूमर गुड्स पे, कैपिटल गुड्स पे, आपको इंक्लूड करना होगा। Thus gross national product is found by adding up। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि हमारा GNP कैसे कैलकुलेट करेंगे, NI दैट इज नेशनल इनकम इज इक्वल टू C + I + G, दैट मीन्स प्राइवेट हो गया हमारा, हाउस होल्ड हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, G इज फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, X - M इज एक्सपोर्ट - इम्पोर्ट प्लस R - P दैट इज योर रिसीट्स - पेमेंट। इन सबको आप इंक्लूड करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे खर्चे अपने यहाँ पर बता दिए हैं। एंड दैट इज हाउ विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड वी कैलकुलेट आर नेशनल इनकम। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हमारा यहाँ पर C मेंशन है, by households on non-durable goods such as food which are used immediately। तो बेसिकली यहाँ पर जो हाउसहोल्ड की तरफ से खर्चा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, जैसे फूड का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है जिसके ऊपर हम खर्चा करते हैं, या फिर ड्यूरेबल गुड्स सच एज कार, कंप्यूटर, टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन, ये हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल क्या होते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत समय के लिए चलने वाले हैं। नॉन ड्यूरेबल जो कुछ ही वक्त में खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे हमने पेरिशेबल सुना है, वैसे ही ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल है। which are generally used for a longer period of time and expenditure on services like transport services, medical services, etc. तो बेसिकली ये सारे हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएंगे जो कि हाउस होल्ड साइड से होते हैं। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेसेस ऑन रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये जो हमारा आई रिप्रेजेंट करता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि बिजनेस फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है न्यू रिन्यूअल्स के ऊपर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके आई में इंक्लूड होता है, दैट इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा G, दैट इज योर गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने जो भी खर्चे किए जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हो जाता है आपका, उसी के साथ साथ डिफेंस पे कर दिया गवर्नमेंट ने, एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया, किसी तरीके की कोई स्कीम लेकर आए एजुकेशन से, हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड अपने कंट्री में कोई खर्चा किया है, जैसे कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा हमने एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर किया है, जैसे हमको कोविड के स्पेसिफिकली एक पूरा ये बनाना होता था, एक पूरा कोविड होम बनाना होता था जहाँ पर लोग कोविड पेशेंट्स रह सके, तो ये सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने इनकर किए हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या आएंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। डिफेंस है हमारा, हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन है, ये सब गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। नाउ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थे जो कि अब गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गए, it refers to expenditure incurred by government on creating infrastructural facilities, जैसे कि
रेलवेज बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड बनाना, डैम कैनल बनाना, ये सब क्या है हमारे, ये सब आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये चलने वाली चीज़ है ना आगे, ये तो हमको लगने ही वाले हैं, ब्रिजेस, डैम्स, रेलवे, रोड, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, which are being used by, these are being used by business sector for production of goods and services in any economy. अब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है रेलवे बनाना, तो रेलवे की सर्विसेज बिजनेसेस ले सकते हैं, राइट। अगर उनको गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो रेलवे का यूज़ कर सकते हैं, रोडवे का यूज़ कर सकते हैं जहाँ ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन है, कैनल्स का यूज़ कर सकते हैं वाटर सप्लाईज के लिए बिजनेसेस में। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टमेंट करके रखा है, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट किया है जिसका बिजनेस सेक्टर्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। Next is net foreign investment or net exports. It refers to the difference between export and import of a country during a period of 1 year. यानी कि net foreign exports जो हमने देखा, तो export minus import जो हमारा उससे हमको कितना जो डिफरेंस आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। रिसीट माइनस पेमेंट, जो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं हमने कितना खर्चा हुआ है हमारा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी फॉरेन से हमको कितनी इनकम आई है वो हम देखेंगे, और हमारे कंट्री के लोगों ने कितना फॉरेन में इन्वेस्ट किया है या खर्चा किया है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है वो आता है हमारा रिसीट माइनस पेमेंट, जो कि हमारा नेट रिसीट होता है। Okay, so with this we have understood the different methods of calculating our national income. Now moving ahead with the precautions. अब expenditure method में आपको क्या precautions लेने हैं national income को calculate करने के वक्त। Expenditure on all intermediate goods and services should be ignored in order to avoid double counting. तो जितने भी intermediate goods हैं उसका यहाँ पर calculation नहीं होगा। Expenditure on the repurchase of second hand goods should be ignored. वापस से सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा है उसको इग्नोर करना है क्योंकि वो करंट ईयर में प्रोड्यूस नहीं किया गया है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर्ड। तो जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो इंक्लूड नहीं किया जा सकता है हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर। एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। ओके, अब एक्सपेंडिचर जो इन चीज़ों के ऊपर हमने कर रखा है, रीपर्चेस किया है फाइनेंशियल, देखो ऑलरेडी हमको क्या बोला गया है कि फाइनेंशियल असेट्स, ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन सबको तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है, तो यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर मेथड में भी इन सब के ट्रांजेक्शन्स जो होंगे उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये रियल नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स को आप क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितना भी एक्सपेंसेस है वो आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। Now, out of these methods, the output method and income method are extensively used. In advanced countries like USA and UK, income method is popular. अब इन मेथड में से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो आउटपुट और इनकम मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले। एडवांस कंट्री जैसे कि यूएसए और यूके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकम मेथड जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। एक्सपेंडिचर मेथड इज़ रेयरली यूज्ड बाय एनी कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। अब एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना कहीं प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करने में, इसलिए इसको बहुत ही कम कंट्री होती है जो यूज़ करती है, या ना के बराबर ही ये मेथड जो है वो यूज़ होता है। अब इंडिया में CSO जो है वो अडॉप्ट करता है दोनों ही मेथड, आउटपुट मेथड भी अडॉप्ट करता है, इनकम मेथड भी अडॉप्ट करता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। कई जगहों पर हमने देखा ना CSO जो है वो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो उसके लिए उसने अलग मेथड यूज़ कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसने आउटपुट मेथड का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि प्रोडक्शन साइड और डिस्ट्रीब्यूशन साइड दोनों ही ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, हमको यूज़ करना है दोनों ही मेथड के कॉम्बिनेशन को जब हम करते हैं अपने नेशनल इनकम का एस्टिमेशन। तो इस तरीके से आपको ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो लेने होते हैं जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने थर्ड लेक्चर में जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स तो हमने सीख लिए, अब इनको कैलकुलेट करने के वक्त कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि हमको फेस करनी पड़ती है, तो ये सब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अलॉन्ग विद दी एक्सरसाइजेज। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।